नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। इसकी जो शुरुआत है वो प्रस्तावना के साथ होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द आए हैं उन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है संप्रभुता। संप्रभुता का आशय है भारत आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है। भारत न किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। सन 1949 में भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता के अनुमोदन पर भारत के संप्रभुता संपन्न होने पर सवाल उठाया गया, क्योंकि राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट ही होता है। नेहरू ने संविधान सभा में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला समझौता है जिसे इसी रूप में छोड़ा भी जा सकता है। समाजवादी प्रस्तावना उद्देशिका में भारत को समाजवादी राज्य घोषित करती है। समाजवाद समता आधारित समाज की रचना पर बल देता है। नीति निर्देशक तत्वों को सरोकार समाजवादी राज्य की स्थापना से है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी मॉडल को थोड़ा लचीला बनाया है। पंथ निरपेक्षता। भारत का कोई अपना राजधर्म नहीं होगा तथा सभी धर्मों का सम्मान संरक्षण किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पंथ निरपेक्षता को सुनिश्चित किया गया है। लोकतांत्रिक सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। वयस्क मताधिकार, नियतकालिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आदि समस्त लोकतांत्रिक लक्षण भारतीय राज व्यवस्था में मौजूद हैं। गणतंत्र गणतंत्र या गणराज्य से आशय है कि जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित हैं। न्याय प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। बंधुत्व बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता एवं मूल कर्तव्यों के माध्यम से भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। अब हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान की विशिष्टताओं की, विशेषताओं की। भारत के संविधान की अपनी विशिष्टताएं हैं, जैसे लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। भारत में संप्रभुता जनता में निहित है।
संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। दूसरा, सबसे विस्तृत लिखित संविधान। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ये विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद तथा अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली की जगह ब्रिटेन की संसदात्मक वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका औपचारिक एवं वास्तविक होती है तथा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। वेस्टमिंस्टर का अर्थ होता है, वेस्टमिंस्टर लंदन में एक स्थान है जहां ब्रिटिश संसद स्थित है, अतः अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश संसद के प्रतीक के रूप में किया जाता है। कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। कठोर या अनम्य संविधान वह होता है जिसमें संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण प्रक्रिया से अलग विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे अमेरिका का संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह होता है जिसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन किए जाते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो कठोर है न लचीला, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। सबसे पहले, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद में विशेष बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन। दूसरा, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे शक्तियों के विभाजन में संशोधन। सुदृढ़ केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। भारत का संविधान संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रभावित है, जिसमें राज्यों एवं केंद्र यानी संघ को बराबर शक्ति न देकर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना होता है।
संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजभाषा। भारत एक बहुभाषी देश है। अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा या भाषाओं के बारे में प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं को समाहित किया गया है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप भारतीय वैदेशिक संबंधों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं भ्रातृत्व के आदर्श में आस्था रखता है। संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीतियों के आदर्शों का उल्लेख किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण की। संविधान की सर्वोच्चता। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संघ सरकार एवं राज्य सरकारें अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती है। संविधान के विपरीत पहले अवैध घोषित कर सकता है। लिखित संविधान। लिखित संविधान से संघ एवं राज्यों में मतभेद की संभावना बहुत कम रहती है। इससे संघ व राज्यों के क्षेत्राधिकार निश्चित होते हैं। अनेक संविधानों की भांति भारत का संविधान एक विस्तृत तथा लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन। संविधान 246 एवं 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संघ सूची पर। संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद संघीय व्यवस्थापिका का है। प्रमुख विषय कार्य, सिक्का, टंकण, रेल, डाक तार, नागरिकता, जनगणना आदि। राज्य सूची। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय रखे गए थे, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी प्रविष्टि राज्य सूची से हटा दी गई थी तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवरों एवं पक्षियों की रक्षा तथा नापतोल राज्य सरकार से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। प्रमुख विषय पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। मूल संविधान के अनुसार इस सूची में 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय और एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इस सूची में उल्लेखित विषयों पर संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है, लेकिन मतभेद की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा। प्रमुख विषय विवाह विच्छेद, कारखाने, श्रमिक संघ, सामाजिक सुरक्षा आदि। अवशिष्ट शक्तियाँ। ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संघ सूची की प्रविष्टि 97 एवं अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। साइबर अपराध आदि विषय। कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है
केंद्र राज्य के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण रखता है। संविधान संशोधन में केंद्र की सर्वोच्चता। संविधान की कुछ ही अनुच्छेद हैं जिन पर आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। राज्यों को संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखने का भी अधिकार नहीं है। एकल संरचनाएं। संपूर्ण देश के लिए अखिल भारतीय सेवाएं, एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एकल निर्वाचन आयोग आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। राज्यों की दुर्बल वित्तीय स्थिति। राज्यों के लोक कल्याणकारी कार्यों की अपेक्षा आय के स्रोत बहुत सीमित है, इसलिए राज्य अनुदान व सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं। योजना आयोग ने राज्य की आर्थिक स्वायत्तता कम की है। योजना आयोग एक केंद्रीय निकाय रहा है जो पूरे भारत में विकास हेतु योजना का निर्माण करता रहा है। विधेयकों पर वीटो। अनुच्छेद 2 राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और राष्ट्रपति से रोक सकता है। कुछ विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति आवश्यक है। अंतर्राज्यीय व क्षेत्रीय परिषद। राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे हेतु राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इनके अतिरिक्त कतिपय संविधानेतर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व, एक दलीय प्रभुत्व, योजना आयोग आदि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। विभिन्न कालों में इसके विभिन्न रूप भी व्यवहार देखने को मिलते हैं, यथा सहयोगी संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद आदि। भारत में सहयोगी संघवाद। सर्वप्रथम बिर्च ने अपनी पुस्तक फेडरलिज्म, फाइनेंस एंड सोशल लेजिस्लेशन में एक प्रतियोगी तथा सहयोगी संघवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है। सहयोगी संघवाद से तात्पर्य है कि भारत का संविधान केंद्र परस्पर सहयोग पर बल देता है। भारत की राजनीतिक प्रणाली को सहयोगी संघ का स्वरूप प्रदान करने में कुछ संस्थाओं ने योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अखिल भारतीय सेवाएं के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न सम्मेलन, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री आदि। अब हम चर्चा करते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों पर। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध। केंद्र राज्य के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का नाम दिया जाता है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा। प्रशासनिक संबंध। 73 केंद्र की प्रशासनिक विस्तार उन विषयों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 162 राज्यों की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार विषयों तक है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 256 केंद्र राज्यों को ये निर्देश दे सकता है कि उन्हें अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। अनुच्छेद 257 राज्यों की अपनी प्रशासनिक शक्ति का हो। अनुच्छेद 250 राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों अथवा उनके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कृत्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 261 और राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें एवं न्यायालयों के निर्णय को लागू करें। यदि केंद्र के निर्देशों का पालन राज्य नहीं करता है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बीच समन्वयकर्ता की भूमिका। अनुच्छेद 262 संसद अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति राज्यों के पारस्परिक विवादों की जांच एवं समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है।
वित्तीय संबंध। संविधान भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 93 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। केंद्र सरकार के प्रमुख राजस्व स्रोत निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। राज्यों के राजस्व स्रोत केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए विनियोजित कर, निगम कर। केंद्र द्वारा लगाए गए वसूले गए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, रेल किरायों तथा भाड़ों पर जो कर लगाया जाता है वो। केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु राज्य द्वारा वसूले गए एवं विनियोजित कर जैसे स्टाम्प शुल्क। केंद्र द्वारा लगाए गए वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति को सिफारिश करता है केंद्र व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों पर राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। वैसे राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। राज्य द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया तथा कोई अन्य कार्य। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण राज्यपाल का दलीय एवं पक्षपातपूर्ण रवैया। राजनीतिक स्वार्थ से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। आर्थिक नियोजन में राज्यों की उपेक्षा। राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रयास। प्रशासनिक सुधार आयोग। केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की, जैसे संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन का लंबा अनुभव रहा हो। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए।